हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। मैं प्रिया मेहता और आज हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। इंग्लिश में कहें तो टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। भाई चैप्टर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में अनेक नगरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर किस तरह का व्यापार रहता था, शिल्पी जन यानी क्राफ्ट्स पर्सन किस तरह से रहते थे, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बात है मध्य युग की, जब उस समय नगर जो थे वहाँ पर जो कोई भी यात्री आते थे वो क्या सब अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें लेकर आते होंगे। भाई ये डिपेंड करता है कि वो किस टाउन में, किस नगर में विजिट कर रहे हैं, किस नगर में वो जा रहे हैं। क्या वो नगर एक टेम्पल टाउन है यानी कि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, या फिर वो एक प्रशासनिक सेंटर है यानी प्रशासनिक केंद्र है, या फिर वो कोई वाणिज्य शहर है, वाणिज्य शहर यानी कि कमर्शियल टाउन है, या तो फिर कोई पोर्ट टाउन यानी पत्तन नगर है। पत्तन नगर तो आपको याद ही है ना, जहाँ पर शिप्स रुकते हैं, समुद्री जो जहाज़ हैं वो एक देश से दूसरे देश के लिए जब निकलते हैं तो वो वहाँ पर रुकते हैं यानी पोर्ट्स पर। और अगर ये सब भी नहीं है तो फिर क्या है, यानी कि आपने जैसे सुना होगा ना, जब हम क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑलराउंडर होते हैं, हर चीज़ में, खेलने में, पढ़ने में, हर चीज़ में आगे होते हैं। तो ऐसे ही ये जो शहर है ना, ये भी लगभग ऑलराउंडर थे, यानी कि इनमें से कुछ शहर ऐसे रहते थे जहाँ पर हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सभी रहती थी, यानी कि वे प्रशासनिक केंद्र भी थे, वहाँ पर खूब सुंदर सुंदर टेम्पल्स भी थे, मंदिर भी थे। और वही शहर जो थे वो वाणिज्य क्रियाकलापों में, यानी कि वाणिज्य क्रियाकलाप यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर बहुत सारी होती थी। साथ ही साथ वहाँ पर शिल्प उत्पादन भी बहुत होते थे, यानी क्राफ्ट्स प्रोडक्शन जो थी वो भी बहुत सारी होती थी। तो इसलिए कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें ये सभी खूबियाँ थी। तो वहाँ पर व्यापारी और ट्रेडर्स जो थे वो वहाँ पर बहुत आते थे। अब आपकी बुक में ये मैप दिया गया है, इस मैप में जो भी सेंटर्स मार्क किए हैं यानी जो जगह मार्क की है वो क्या है एक्चुअली, वो है इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स, यानी जहाँ से व्यापार किया जाता था, जहाँ पर शिल्पकार अपना काम करते थे, साथ ही साथ वहीं से व्यापार भी करते थे। ज़्यादातर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में ही ये सारी जगहें पाई जाती हैं। तो ये मैप आप अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है आपको 5 मार्क्स में ये मैप भी आ सकता है कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में कौन कौन सी जगह पर ट्रेड और क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो काम करते थे, यानी ये जो व्यापार था और जो शिल्पीकार थे वो कौन कौन सी जगह में दक्षिण भारत में काम करते थे। तो ध्यान से देख लीजिए इसे। चलिए अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स यानी प्रशासनिक केंद्र। आपको शायद याद होगा हमने चैप्टर 2 में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, यानी चोल वंश के बारे में, और वहाँ पर हमने तंजावुर के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि चोलास की जो कैपिटल थी यानी उनकी जो राजधानी थी चोल वंश की, वो तंजावुर में थी। साथ ही हमने राजराजेश्वर मंदिर के बारे में भी पढ़ा था। याद आया आपको? नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ आपको कि राजराजेश्वर जब हमने मंदिर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि मंदिर के साथ से एक बहुत ही खूबसूरत सी नदी बहती है जो कि पूरे 12 वर्ष बहती है, और वो सुंदर सी नदी कौन सी थी? कावेरी नदी। वेरी गुड। और इस मंदिर को किसने बनवाया था? इसे बनवाया था राजा राजराज चोल ने। आपको ये याद रखना है, राजराजेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा राजराज चोल ने। आप चाहें तो अपनी बुक में इसे अंडरलाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमने देखा था कि वहाँ पर जो आर्किटेक्ट थे यानी कि जिन्होंने मंदिर का डिज़ाइन जिन्होंने किया था, जिसे हम वास्तुकार कहते हैं, उनका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब उन्होंने जब ये टेम्पल को आर्किटेक्ट किया यानी डिज़ाइन जब उन्होंने इस टेम्पल को किया तो इतना उनको अपने ऊपर प्राउड महसूस हो, क्योंकि मंदिर तो बहुत सुंदर बना था, है ना। और जब हम कोई अच्छा काम करते तो हम कितना प्राउड महसूस करते हैं, होता है ना अपने ऊपर गर्व। तो ऐसे ही इनको भी अपने ऊपर गर्व हुआ, इतना गर्व हुआ कि इन्होंने मंदिर के अंदर दीवारों पर अपना नाम भी लिखवा दिया। अब इस मंदिर में खास चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग भी है। अब मंदिर के अलावा वहाँ पर और भी बहुत सी ऐसी जगह थी जो हमने उसमें पढ़ा था कि मंडप होते थे,
यानी नगर में बहुत सारे मंडप होते थे और वो मंडप किस लिए काम आते थे, वहाँ पर राजा लोग जो थे वो अपना दरबार लगाया करते थे। यानी जो कुछ भी उन्होंने ऑर्डर इशू करना होता था, यानी कि जो भी उनके आदेश होते थे, जो भी उन्होंने अपने अधीन जो लोग थे उनको जो भी आदेश देने होते थे, वो उसी मंडप में बैठकर अपना दरबार लगाते थे। साथ ही साथ वहाँ पर नगर में सैन्य शिविर भी बहुत सारे थे, यानी आर्मी बैरक्स वहाँ पर बहुत सारे थे। अब देखो, जैसे हम आजकल मार्केट जाते हैं ना, बाज़ार जाते हैं, तो बाज़ार में आपको बहुत सी आवाज़ें आती होंगी, है ना। जैसे कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई मसाले बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है ना। तो उस समय भी वहाँ पर जो नगर थे वहाँ पर बहुत हैसल वैसल रहती थी, यानी कि बहुत रश रहता था इन सब चीज़ों का। वहाँ पर कहीं अनाज, कहीं मसाले, कपड़े, आभूषण, तो इसी तरह से जैसे हम आज की मार्केट देखते हैं तो वैसे ही उस समय भी यही सब था। साथ ही साथ हमने देखा था कि नगर में जल की आपूर्ति के लिए जगह जगह कुएं और तालाब बनवाए गए थे। साथ ही तंजावुर के आसपास जो नगर थे, खासतौर पे उरेयूर के जो सालिये बुनकर थे, वो मंदिर के उत्सव के लिए, यानी कोई भी फंक्शन होता था तो मंदिर के लिए जो आपने झंडे और छोटी छोटी झंडियाँ लगी हुई देखी है ना मंदिरों में, उसके लिए कपड़ा बनाते थे। मंदिरों के अलावा वो राजा और अभिजीत वर्ग कौन हुए? नोबिलिटी, यानी जो राजा की तरह ऊंचे वर्ग के जो लोग होते थे उनके लिए कपड़ा बनाते थे और बहुत ही फाइन कॉटन होता था, यानी बहुत अच्छे वाली सूत के वस्त्र बनाते थे। और जो साधारण व्यक्ति थे, यानी जो राजा के परिवार से नहीं थे, उनके लिए, जो जनसाधारण होते थे उनके लिए थोड़ा सा मोटा सूत वस्त्र बनाया जाता था। इसी नगर के साथ साथ एक जगह थी जिसका नाम था स्वामी मलाई। वहाँ पर जितने भी मूर्तिकार थे, यानी स्थपति जो थे, वो बहुत सुंदर कांसे की मूर्तियाँ बनाया करते थे। कांसा आप जानते हैं ना, जिसे हम इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं। तो ब्रोंज की बहुत लंबी और बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाया करते थे और साथ ही साथ बहुत सुंदर घंटा धातु के दीप बनाया करते थे वो। अब ये तो थी खास बात शिल्पीकारों की। चलिए अब देखते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, यानी टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम सेंटर्स। अब भाई तंजावुर के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया है तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि तंजावुर भी जो है वो ऑलराउंडर था, है ना। वो एक मंदिर नगर भी था। मंदिर नगर का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो टेम्पल टाउन का। अब टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल कैसे है कि मंदिर जो थे वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर थे और साथ ही साथ वो नगरीकरण का भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। यानी कि मंदिरों को देखकर लगता था कि अर्बनाइजेशन हो रही है, यानी मंदिर जब देखते थे ना तो लगता था नगरों का बहुत विकास हो रहा है। दिन प्रतिदिन मंदिर जो थे वो सुंदर से सुंदर मंदिर बनते जा रहे थे। और कौन बनाता था उन्हें उस समय राजा महाराजा जो थे या जो भी शासक थे वो बनवाते थे। और उनके जो देवी देवता थे, जो भी शासक या जो राजा उस समय रहता था, उनके जो देवी देवता थे वो अपनी भक्ति भाव प्रकट करने के लिए मंदिरों को खूब सारा दान देते थे। अब वो जो दान था वो धन की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी मनी भी दे सकते हैं वो, या फिर वो मंदिरों को बहुत सारी भूमि भी देते थे। अब जो राजा लोग धन और भूमि देते थे उससे मंदिरों के खर्चे क्या सब चलते थे। उससे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो बहुत विधि विधान से और बड़े अच्छी तरह से पूरे किए जाते थे। साथ ही साथ तीर्थ यात्री जो आते थे और साथ ही साथ वहाँ पर जो पंडित लोग होते थे उनका रहने का, उनका खाने पीने का इंतज़ाम होता था। उसके अलावा जितने भी त्यौहार आते हैं, जो पर्व आते हैं, जो उत्सव आते हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह से उन्हीं दान दक्षिणाओं से मनाए जाते थे। तो इस तरह मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र जो थे वहाँ पर तंजावुर में इस तरह से रहते थे। अब जब मंदिरों के पास इतना सारा धन आ गया तो उस धन को संभालने के लिए जितने मंदिर के कर्ता धर्ता थे उन्होंने उस धन को व्यापार और साहूकारी में लगाना शुरू कर दिया, यानी ट्रेड और बैंकिंग में। अब धीरे धीरे जो भी वहाँ के पुजारी थे, कामगार थे, शिल्पीकार थे, व्यापारी थे, उन्होंने देखा कि मंदिर का कामकाज बढ़ता जा रहा है और तीर्थयात्री जो हैं वो आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मंदिरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो मंदिरों के आसपास ही सेटल हो गए, यानी बस गए वहीं पर। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है भिल स्वामिन। तो भिल स्वामिन मध्य प्रदेश में, उसके अलावा गुजरात में सोमनाथ, ये दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सच टेम्पल टाउन्स। मंदिर नगरों के ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं।
साथ ही साथ अगर हम मंदिर नगर की बात करें तो तमिलनाडु में कांचीपुरम आपने नाम सुना होगा, है ना। तमिलनाडु में कांचीपुरम और साथ ही साथ मदुरई, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। आप चाहें तो अपनी बुक में ये अंडरलाइन कर लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब धीरे धीरे क्या था कि जो तीर्थ स्थल थे वो नगरों के रूप में विकसित हो गए, और इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, वो है वृंदावन उत्तर प्रदेश में और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में। अब 12th सेंचुरी में यानी 12वीं सदी में क्या था कि जो चौहान राजा थे उनकी राजधानी थी राजस्थान के अजमेर में, जो आगे चलकर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गई। अजमेर राजस्थान में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन अंडरलाइन दिस ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो चौहान राजाओं की राजधानी थी, उसके बाद मुगलों के शासनकाल में सूबा मुख्यालय बन गई। 12वीं सदी में एक बहुत फेमस सूफी सेंट थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वो भी यहीं पर आकर बस गए थे, और उनके दर्शनीय एवं श्रद्धालु जो थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। साथ ही साथ हमने राजस्थान में अजमेर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अजमेर के पास एक बहुत ही सुंदर सरोवर है जिसका नाम है पुष्कर सरोवर, और वहाँ पर भी प्राचीन काल से आज तक तीर्थयात्री जो हैं वो हर वर्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है छोटे नगरों का संजाल, यानी अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। अब 8th सेंचुरी में यानी 8वीं सदी जो थी उसमें छोटे छोटे जो नगर थे उनका बहुत जाल बिछने लग गया, यानी एक नेटवर्क सा बिछने लग गया। और जो बड़े बड़े गांव थे ना, वहाँ पर जो लोग फसलें उगाते थे वो आमतौर पर बेचने के लिए उन फसलों को मंडपिका में जाते थे। मंडपिका क्या चीज़ है, जिसे हम आज की तारीख में मंडियाँ कहते हैं। जब हम कोई क्रॉप उगाते हैं, कोई फसल उगाते हैं, तो उसे बेचने के लिए हम मंडी जाते हैं ना, तो उस समय भी जो बड़े बड़े गांव होते थे वो लोग इकट्ठे होकर एक मंडी में जाते थे और वहीं पर अपना सामान बेचते थे। वहाँ पर बहुत सी दुकानें लगा करती थी जिसे हट कहा जाता था, और बाद में उसे हाट का नाम दे दिया गया। अब वहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें थी, जैसे कुछ कारीगर थे, शिल्पकार थे, कुम्हार थे, कई शक्कर बनाने वाले थे, है ना, और कई ताड़ी बनाने वाले थे, सुनार थे, लोहार थे, यानी अनेक तरह के लोग थे। हर तरह की वहाँ पर बाज़ार लगता था, हर तरह की दुकान लगती थी वहाँ पर। जितने भी व्यापारी वहाँ पर थे, कुछ तो वहाँ पर स्थायी रूप से बस गए, यानी वहीं पर आए थे कुछ सामान बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वहीं पर अपना घर बना लिया, अपना कारोबार जो था वहीं पर स्थापित कर लिया, पूरी तरह से वो वहीं पर बस गए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ क्रय विक्रय करने आते थे, यानी खरीद फरोख्त करने के लिए आते थे, वो वहाँ पर बसे नहीं, कुछ बेचने आते थे, कुछ खरीदने आते थे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जैसे घोड़ा है, नमक है, कपूर है, और सैफरन जिसे हम केसर कहते हैं, केसर, बीटल नट यानी पान सुपारी, काली मिर्च, मसाले, ये सब चीज़ें बेचने के लिए वो आते थे और चले जाते थे। तो अब देखिए इस चैप्टर में हमने धीरे धीरे क्या सब पढ़ा, शिल्पकारों के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर हमने ट्रेडर्स के बारे में, व्यापारियों के बारे में भी पढ़ लिया। तो चलिए अगली वीडियो में हम इसी सब चीज़ों के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर वीडियो। आपको अच्छे से पूरी जो स्टोरी है वो समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आगे का पार्ट हम उसी में कवर करेंगे। सो सी यू very soon in the next video. Take care. Bye bye.